जी बच्चों कर लिया। सर मैं उसके ऊपर वैलिडेशन लगाता हूँ तो मेरे पास वही एरर आ जाता है। वो वैलिडेशन उसी तरीके से लगा जिस तरह आप एंटर किया है। जी वैलिडेशन क्या है? ये मैंने फॉर्म रिक्रिएट किया, सही चल पड़ा है। जब मैंने वैलिडेशन ऊपर लगाई ना दोबारा से जिस तरह आपने किया है, तो तभी वो एरर दे रहा है। नहीं तो वैलिडेशन रिमूव कर दो तो तब नहीं दे रहा। वैलिडेशन आप लगाएं और उसके साथ अटैच करें ना उसको वैलिडेशन को। अटैच मैंने, चले मैं दोबारा देखता हूँ, शायद मैं कोई फिर से कोई मिस्टेक ना कर रहा हूँ। मैं आपको जी देख लें देख लें। दिखला देता हूँ। सर जी वो तकरीबन हो गया, बस एक एरर आ रहा है, वो समझ नहीं आ रही हो कि वो रेडियो बटन पे ही एरर आ रहा है मेरा। अभी रेडियो बटन छोड़ देना, अगर आपसे वो नहीं हुआ। अभी रेडियो बटन मैंने भी नहीं लगाया था, आप भी छोड़ दें, उसको रिमूव कर दें। चलिए मैं वो भी वो स्किप कर देता हूँ। ये देखो बच्चे, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए वही वाला फॉर्म है, उस पर सिर्फ मैंने ये रेडियो बटन ऐड किए हैं। आप जरा इधर ध्यान करें। यहाँ से मैंने रेडियो बटन ऐड किए हैं। ये देखें रेडियो बटन लिस्ट, ये वाली चीज रेडियो बटन लिस्ट यस सर। मैंने ये ऐड किया है। जैसे लिस्ट ऐड करते हैं तो ये स्मार्ट बटन इसके ऊपर आ जाता है। इस स्मार्ट बटन को आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आ जाती हैं। एडिट आइटम, चूज डाटा सोर्स। एडिट आइटम में क्या हूँ, यहाँ से मैंने ऐड करके मेल और ऐड फीमेल, इस तरह से यहाँ पे दो ये ऐड कर दिए और ओके पे क्लिक कर दिया और ये कर दिया। और दूसरा जो कोड था जो मैंने आपको भी टास्क दिया, तो वो क्या है, ये देखें सेव बटन पे क्लिक किया मैंने। ये इसके बैक पे ये वो मैंने एक लाइन लिखी है, जस्ट ये वाली, ठीक। ये लाइन मैंने लिख दी है, इससे सारा ये काम हो रहा है। अब इसको मैं जरा एग्जीक्यूट करके आपको एक दफा दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ पे फर्स्ट नेम आप ये दे दिया, आप सही है। लास्ट नेम
सही है। ईमेल आप ये दे दिया, पासवर्ड 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर से सरगोदा सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर लिया, मेल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया, ये देखें यहाँ पे वो सारा इंफॉर्मेशन एक लाइन के अंदर शो हो गई है। सही। अब ये मैंने कोड जो लिखा है उसकी तरफ जा रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए क्या किया मैंने। ये अब आपको कोड नजर आ रहा है बच्चों? यस सर। जी, ये देखें वही लिखा है कि रिस्पॉन्स डॉट राइट। जैसे आप सी के अंदर प्रिंट एफ लिखते हैं और जावा अगर आपने पढ़ी है तो उसके अंदर आप सिस्टम डॉट आउट लिखते हैं, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट है वेब पेज पे लिखने के लिए। तो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट लिख दिया। उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर जो इनपुट जो है वो स्ट्रिंग के अंदर ली जाती है, टेक्स्ट या स्ट्रिंग के अंदर जो है वो इनपुट देते हैं आप इसके पैरामीटर्स के यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी कि आपने स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, वेरिएबल भी दे सकते हैं। वेरिएबल देंगे तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा कि टेक्स्ट बॉक्स जो जिसका नाम फर्स्ट है, जिसका नेम जो है वो फर्स्ट नेम है, उसकी जो टेक्स्ट है डॉट टेक्स्ट, उस यानी कि उसके अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो प्रिंट करवा दें। फिर ये जो प्लस सिंबल है ये कंकेटिनेशन को शो कर रहा है यहाँ पे। याद रखिएगा कि सी शार्प के अंदर प्लस का सिंबल दो काम करता है। नंबर एक कंकेटिनेशन, नंबर दो प्लस भी करता है नंबर्स को। अगर आपके दो ऑपरेंड्स जो हैं दोनों में से कोई एक भी ऑपरेंड स्ट्रिंग होगा तो ये कंकेटिनेशन परफॉर्म करेगा। अगर दोनों ऑपरेंड्स न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी तो ये आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस जो है वो परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट नेम डॉट टेक्स्ट लिख दिया, ये नेम वाला सॉरी लास्ट नेम वाला टेक्स्ट बॉक्स आ गया। उसके बाद फिर मैंने टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट आईडी लिख दिया, आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसी तरह से पासवर्ड वाला आ गया। ये चीज यहाँ तक आप समझ लें पहले। ये यहाँ तक समझ आ गई चीज, यहाँ से यहाँ तक? यस सर। जी Yes, यार sir. आपको भी आ गई है समझ? और बाकी गर्ल्स जो बैठी हैं प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम है अभी यहाँ पे आप पूछ सकती यस हैं। सर, तो मेरा हो गया था, मैं कर लिया ही। जी ठीक है। जी यार बैठी हैं जी जी सर। तो समझ आ रही है आपको बच्चे? जी सर। अच्छा ठीक है। अब आते हैं हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे वन हम सर उसका ये जो नाम, आपने टेक्स्ट फर्स्ट लिखा है, फर्स्ट नेम लिखा है, ये जो नेम दिया हुआ था वहां पर जाके आपने एंटर किया था, ये वो वाला नेम है? जी बिल्कुल, ये आप जैसे वेरिएबल का नेम होता है ना, वेरिएबल हाँ का जी नेम वही है होता ना। है। जी बिल्कुल, हमने टेक्स्ट बॉक्सेस के नेम रखे हुए हैं, वही वाला ये txt फर्स्ट नेम है। और जो टेक्स्ट है ये उसकी प्रॉपर्टी है कि टेक्स्ट बॉक्स में जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो प्रिंट हो। अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नेम डॉट यहाँ पे कोई और प्रॉपर्टी कर दूं तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। सही है। यानी कि अगर मैं इसका कह दूं कि डॉट विड्थ, तो हमें यहाँ पे विड्थ प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। डॉट हाइट, तो मुझे यहाँ पे हाइट प्रिंट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। या उसका मैं जी। मॉड प्रिंट कर दूं। सही। सर ये जी आईडी शो लिखनी है ना यहाँ पर। अगर बाय डिफॉल्ट हमने आईडी की हुई है उसे चेंज नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट वाली भी लिख सकते हैं? वही लिख सकते हैं। वहां पे फिर वो आएगा टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, वो बाय डिफॉल्ट यही दे रहा होगा। समझ आई बात की? जी सर। अच्छा, अब हम ड्रॉप डाउन लिस्ट पे आते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ड्रॉप डाउन लिस्ट, तो देखें यहाँ पे जब हम लिखते हैं ना ड्रॉप डाउन लिस्ट, मैं नीचे जरा एक थोड़ी सी लिख के दिखाता हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट 1 है उसका नाम, डॉट, ये देखें सारी ये जो आपको हैंड नजर आ रहे हैं बच्चे, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और जो ये पिंक कलर के अंदर डॉट नजर आ रहा है ये इसके मेथड है। क्या है जी? इसके मेथड है। और ये जो आपको ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज नजर आ रहा है ये इसके इवेंट्स हैं। ये इवेंट्स नजर आ रहे हैं यहाँ पे। ये जो पावर का आपको साइन नजर आ रहा है ना,
ये इवेंट्स को नजर आ रहे हैं। यानी ये मेथड जो है वो कॉल होगा जिस वक्त हम इसको खुद कॉल करेंगे, ये वाला मेथड। और ये वाला मेथड कब कॉल होगा, ये जिस वक्त ये चूंकि इसने खुद ब खुद ट्रिगर होना है। कब ट्रिगर होना है, सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, यानी जब हम सरगोदा सेलेक्ट किया हुआ था तो हमने लाहौर सेलेक्ट किया, सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हुआ है, तो फिर जो भी काम हमने उस वक्त कराना है तो वो काम हम इस मेथड के अंदर जो है वो लिखेंगे। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने उसमें सेलेक्ट की हुई वैल्यू उठानी है, तो मैं उसको कहूँगा सेलेक्टेड वैल्यू। ये कि मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो वैल्यू इस वक्त यूजर ने सिलेक्ट की है वो दे दी जाए। लेकिन यहाँ पे वो उस वैल्यू को अगर आप देखें, ये सिलेक्टेड वैल्यू यहाँ पे मैंने इसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट किया है। अगर ये मेरा ख्याल है पहले से स्ट्रिंग भेज रही है तो वो हो जाएगा, तो लिहाजा मैंने एहतियातन कि पता नहीं वो किस फॉर्मेट के अंदर हमें भेजे, रिटर्न करें, तो मैंने इसको आगे जो भी वो वैल्यू भेजेगा जिस फॉर्मेट में भी भेज रहा है, मैंने उसको डॉट टू स्ट्रिंग, ये दोबारा मैं बताता हूँ, ये मैंने ये सिलेक्ट किया। मैंने अब देखें मुझे नहीं पता आइडिया हो रहा था कि ये वैल्यू किस फॉर्मेट में रिटर्न करेगा। जैसे मेथड होता है ना एक, वो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, कोई प्रॉपर्टी होती है उसकी भी वैल्यू होती है। गाड़ी है उसकी प्रॉपर्टी है कलर। अब वो कलर हो सकता है कि लिख के COLO और कलर रिटर्न करे या उसका वो नंबर रिटर्न कर दे, दो तरीके हो सकते हैं। आप किसी से पूछें कि गाड़ी की एक प्रॉपर्टी है वो कलर है, आपने उससे पूछना कि कौन सा कलर है। हो सकता है एक बंदा कहे कि जी उसका कलर रेड है, दूसरे से पूछा उसने उसका रेड नहीं बताया बल्कि उसका नंबर बता दिया। अब बातें दोनों सेम कर रहे हैं लेकिन जो वैल्यू बताने का तरीका वो डिफरेंट है। एक न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर बता रहा है और दूसरा पर्सन जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर जो है वो बता रहा है आपको। तो अब मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको जिस फॉर्मेट में भी बता रहा है उसको कन्वर्ट कर लिया डॉट टू स्ट्रिंग। ये टू स्ट्रिंग क्या है, ये भी मेथड है। मेथड की निशानी ये होती है उसके एंड पे फिर हम ये पैरेंथेसिस लगाते हैं। तो क्या कर रहा है ये मेथड, ये जो भी वैल्यू जिस फॉर्मेट में आ रही है उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे हमें स्ट्रिंग के अंदर रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने यही काम किया, देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। इसी तरह से मैंने किया लिस्ट बॉक्स वन डॉट सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, और इसके बाद मैंने वो पैरेंथेसिस क्लोज किए हैं, सेमीकोलन लगा दिया। तो ये काम हुआ जी हमारा। ठीक है, अगर हमने हर वैल्यू को न्यू लाइन पे प्रिंट कराना हो तो क्या करेंगे /n जी? \n डाल देंगे, वो डबल कोट में ना /n डाल देंगे न्यू लाइन के लिए। यहाँ पे आप कह रहे हैं जी, चलें आपने जो कही है बात, तो डबल कोट के अंदर जी डबल कोट के अंदर, जी सर डबल कोट के अंदर \n डाल देंगे शायद। चलें करके देख लेते हैं कि करता है कि नहीं करता। तो ये नेम स्पेस है सर डबल कोट्स नहीं होंगे, सिंगल कोट्स आएंगे। सर एक स्लैश नहीं आनी बैक? ऐसे जी सर। सर चला के देखते हैं। जी जी चलो सर आप चला लें फिर। चेक ही करना है ना। जी जी हाँ जी, किसके बाद हमने डाला था, फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के बाद। हाँ जी, कुछ हुआ इसके अंदर यहाँ पे? तो शो नहीं हो रहा आपकी सर शो नहीं हो रहा। अच्छा मैं बताता हूँ, आउटपुट विंडो नहीं शो हो रहा। ये देखें मैंने ये वैल्यूज एंटर की है और इसको एग्जीक्यूट किया है, तो यहाँ पे वो नेक्स्ट उस पे नहीं गया। प्रॉब्लम असल में क्या है सिंगल कोट देखिए में बच्चे, ये ना हम वेब एप्लीकेशन चला रहे हैं, वेब एप्लीकेशन के अंदर इस तरह नहीं होगा। वेब एप्लीकेशन के अंदर आप जितने भी एंटर डाल देना वो उन एंटर्स को खत्म कर देता है। असल में \n रिप्रेजेंट्स द एंटर्स वैल्यू, एंटर की वैल्यू।
बैकस्लैश n, सही है। तो आप वैसे भी अगर देख लीजिएगा, जब आप HTML खुद टाइप करते हैं वहां पे आप एंटर की डाल दें कि एक टैग और दूसरे टैग के दरमियान आपने 10 एंटर की प्रेस की हैं, लेकिन वो रिजल्ट जब शो करेगा एक एंटर की का शो करेगा, तो उसके लिए फिर आप टैग क्या लगाते हैं? पी का टैग लगाते हैं सर, पैराग्राफ वाला। वो तो पैराग्राफ हो गया। न्यू लाइन सर के वो लिए भी कोई एक टैग लगता है, न्यू लाइन के लिए एक टैग होता है। बीआर होता सर है, ब्रेक स्टेटमेंट लगती है, ब्रेक का BR लगाते हैं बीआर। नहीं बीआर का टैग। बीआर का जी का सर। टैग लिखते हैं। रिस्पांस डॉट राइट के अंदर br का टैग लगा देंगे ना, हाँ मतलब कि जी, वो चलो। ऐसे कोट्स के अंदर। जी, यानी कि जैसे जहाँ पे हमने ये n लिखा है, यहाँ पे आप कह रहे हैं BR का टैग लगा दें, जी सर। क्योंकि यहाँ पे HTML चल रही है ये आपकी। अब ठीक है, लेकिन मैंने कल बात की थी कि BR का टैग स्टार्ट किया, उसको फिर क्लोज भी कर दें। सर वो आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही, जिस पे स्क्रीन आप कोड शो लिख नहीं रहे हो हैं। ठीक, शो हो जाएगी। ये ब्राउजर शो हो रहा है? यस सर। यस सर। सर सर अब और ये देखें, अब ये फर्स्ट नेम जो है वो पहले शो हो गया है, उसके बाद बाकी लाइन नीचे होगी, और ये कोड मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ मैंने क्या किया। ये चीज देखें, ये की है। आप लोगों ने कहा था बैकस्लैश सर, n, बना ये आपकी बैकस्लैश n चलेगी, C# में चलेगी, लेकिन अगर आप विंडोज एप्लीकेशन बना रहे होंगे, इस वक्त चूंकि हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर /n नहीं चलेगी। वो मतलब असल में मसला ये है, चली जरूर है, ब्राउजर के पास जब वो डाटा गया है बैकस्लैश, उसने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है, वेंटर वैल्यूज को इग्नोर कर रहा होता है, इस वजह से उसने उसको इग्नोर किया है। ये असल में जो है वो प्रॉब्लम बनी है। सर ये इसने 2 दफा नहीं ब्रेक किया लाइन को? नहीं, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग नहीं लगा दिया मैंने। सर वो उधर 2 दफा उसको br में एंडिंग टैग नहीं होता सर, सर उसका कोई ending मसला tag है। अगर नहीं एंडिंग है। टैग लगाएं तब भी कोई मसला नहीं हो, तब भी एक ही दफा लाइन ब्रेक कर रहा है, क्योंकि इसमें कोई लास्ट भी नहीं है आप एंडिंग टैग लगाएं, तो ये एक ही लाइन को ब्रेक करे, कोई मसला नहीं है इसमें। तो मुझे लग रहा है वहाँ पे 2 लाइनें उसने पहले न्यू लाइन पे है वो खाली छोड़ दी, फिर तीसरी लाइन पे जाके बाकी डाटा डिस्प्ले करवाया है। असल में मैं XHTML का फॉर्मेट यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। चले मैं दोबारा इसको चलाता हूँ। ठीक है, वो एक ही दफा लगेगा क्योंकि डबल टाइम लगा रहे हैं ना, वो कर रहे हैं। वो XHTML का मैं फॉर्मेट कर रहा था, वो XHTML में इस तरह होता है कि एक टैग आपने स्टार्ट किया तो वो क्लोजिंग भी उसकी है, क्योंकि ये आपका सिंगल वो है, इस वजह से इसकी क्लोजिंग नहीं आएगी। यस सर। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक तो ये चीज होगी है। ये इस तरह मैं असल में बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो। अब हमने ये चीज इतनी सी बना ली है, अगर इसको हमने डेटाबेस में गिराना हो तो क्या करें? अच्छा बच्चों, रेगुलर एक्सप्रेशंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, वो आप बना लेंगे ना अगर किसी भी किस्म की आपको रेगुलर एक्सप्रेशन कहें? यस सर। जी यस सर। सर। ठीक है, अब अगर हमने इसको डेटाबेस के अंदर जो है वो डालना है तो फिर क्या करें? तो सर पे डेटाबेस अटैच करेंगे। जी बिल्कुल, डेटाबेस करना आता है किसी को? आप में यस से सर। जी करके दिखाएं। जी चले सर। शाबाश। मैं करूं शेयर स्क्रीन आपकी? सर मुझे वो एचक्यू की क्वेरी से आता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा।
कैसे क्यूरी से आता है? सर जब आप कनेक्शन देते हैं पीछे बैकएंड एसक्यूएल कनेक्शन बना के, जब आप मैनेजमेंट स्टूडियो जो हमारी एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर है उधर से जब आप क्वेरीज लेके आते हैं वहां से आता है। जी बहरहाल इधर भी होता है, सर्वर एक्सप्लोरर में भी होता है, आप यहाँ से भी कनेक्शन दे सकते हैं वैसे। सही है। अभी ये डेटाबेस वाला जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको जो है वो चीज़ें ये करवाऊंगा आपको। जी सर, क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा इस वक्त। बिल्कुल। हाँ जी बच्चों, बाकियों को ये चीज़ें समझ आई हैं? यस अच्छा सर। यस सर। यस सर। अच्छा, ये आपके अभी जो हमने यूज़ किए हैं, ये आपके जितने भी स्टैंडर्ड कंट्रोल्स हैं, इसकी ज़रा हम जो सोर्स कोड है उसकी तरफ ज़रा चलते हैं कि वो क्या चीज़ है, वो ज़रा उसको देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने कुछ रेगुलर एक्सप्रेशंस लगाई हैं कुछ। ये देखें ऑटोमेटिकली जिस तरह से आप ड्रीम वीवर में या किसी और सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो वो बैकएंड के ऊपर उस HTML लिख देता है, इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो HTML लिखी गई है। यहाँ पे हेड का टैग लगाया, वो रननेट सर्वर है। उसके बाद जो है वो देखें यहाँ पे आपने स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अच्छा, ये स्टाइल शीट एक उसने खुद ब खुद लगा दी है। सही, हमने किसी चीज़ का कोई वो चीज़ सेट की होगी तो वो खुद ब खुद स्टाइल शीट भी लगा रहा है। अभी इसकी तरफ बाद में आते हैं। यहाँ पे हम देखें बॉडी फॉर्म ऑन रननेट सर्वर। अच्छा, रननेट सर्वर है, लेकिन अगर आपने किसी पेज को ये सेंड करना हो तो यहाँ पे आप जो है वो बता सकते हैं कि ऑन ये सबमिट किसको हो। ठीक है, तो जब भी आप फिर बटन सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा जो है वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे उसके बाद एक डिव लगी है, उसके अंदर जो है वो टेबल लगा हुआ है और टेबल की विड्थ वगैरह यहाँ पे सेट हुई है और उसके अंदर कितनी रोज हैं और कितनी उसके अंदर डिवीजन है हर रो के अंदर यहाँ पे बताई गई है। वो हमने यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखा है, देखेंगे वो टेबल डिवीजन के अंदर लिखा है। यहाँ पे आप इस तरीके से लेबल भी लगा सकते हैं। आप चाहें कि हम लेबल लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पे लेबल भी लगा सकते हैं। ये बजाय इसके कि आप बाहर लिखें, लेबल भी लगा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे टेबल डिवीजन है, उसको क्लास स्टाइल 1 लिखा है। ये वही वाली ऊपर जो क्लास हमारी बनी हुई है स्टाइल शीट वाली, तो वही जो है वो क्लास ये देखें स्टाइल 1 वही यहाँ पे यूज हो रही है क्योंकि हमने उसकी विड्थ को सेट की थी, इस वजह से उसकी ये चीज यहाँ पे क्लास 1 आ रही है। आपको स्टाइल शीट पता है ना, तीन किस्म की होती है, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके होते हैं। यस सर, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। इनलाइन हाई प्रायोरिटी किसकी होती है? इनलाइन इनलाइन, इनलाइन की इंटरनल हायर। सर। इनलाइन की सबसे हाई प्रायोरिटी होती है और उसके बाद इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर एक्सटर्नल की, और उसके बाद वो शायद जावास्क्रिप्ट के जरिए जो हम आईडीज लगाते शायद वो नहीं माइट बी उसमें मतलब गलत अगर हो। आपने स्टाइल जी क्या कह रहे हैं? जो लेटेस्ट होती है, अगर फॉर एग्जांपल हमने पहले से कोई लिखी हुई है, चाहे आपने external में लिखी नहीं है, आपने लिखी नहीं है, अच्छा जी, ना इंटरनल लगाई है ना एक्सटर्नल लगाई है ना इनलाइन लगाई है, तो फिर कौन सी अप्लाई होगी? वो एक बाय डिफॉल्ट होता है जो कि मार्जिन वगैरह डिफाइन कर रहा होता है कि वो आप बच्चे टैग्स क्या कितने। वो ब्राउजर की लगती है। फिर वो बाय browser डिफॉल्ट की- ब्राउजर में अगर आप जाएं वहां पे भी स्टाइल शीट होगी, आपको मिलेगी वहां पे स्टाइल शीट लगी हुई है ब्राउजर की। आप एक प्रॉपर्टी होती है या सेटिंग में जाके वो ऑप्शन होती है, उसमें जाके देखेंगे वहाँ स्टाइल शीट लगी हुई है। आप वहाँ पे बताया हुआ है कि अगर ये चीज़ है तो उसको ये हेडिंग को H1 H2 ये सारा वहाँ पे डिफाइन है। आप वहाँ पे अपनी मर्जी का स्टाइल दे दें। अगर आप कोई भी स्टाइल शीट नहीं लगाते तो वो बाय डिफॉल्ट वो वाली चलती है, यानी लीस्ट प्रायोरिटी ब्राउजर की होती है। सही है? मतलब आंसर सही था मेरा? नहीं, आप बाय डिफॉल्ट कह रहे थे लेकिन Incorrectly. ब्राउजर वाली आपने बात नहीं की। आंसर जी तब सर, सही माना होता है अगर गलती सारा की। सही हो तो। यस सर। ठीक है, तो Yes. यहाँ पे ये स्टाइल शीट लगी हुई है। यहाँ पे देखिए जो अब हमने टेक्स्ट बॉक्सेस जो लगाए हुए हैं वो हमने, अच्छा और ये यहाँ पे बात मैं बता दूं, ये हमने टेबल जो लगाया हुआ है वो HTML का लगाया हुआ है, इस वजह से यहाँ पे इसके साथ ASP नहीं लिखा। अगर हम टेबल जो है वो ASP का लगाते तो फिर यहाँ पे जो है इसके साथ ASP लिखा होता, अब नहीं लिखा होगा। तो
उसके वहां पे यानी टेबल दोनों किस्म के हैं, ASP का भी टेबल है और HTML का। हमने टेबल जो है वो HTML का लगाया। उसके बाद देखें ASP का हमने टेक्स्ट बॉक्स लगाया जिसकी आईडी ये देखें यहाँ पे ये आईडी लिखी हुई है। वो हम वहां से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से चेंजिंग कर रहे थे, असल में बैकएंड पे यहाँ पे कोडिंग ही लिखी जा रही थी। रन एट सर्वर इसका मतलब है ये सर्वर साइड कंट्रोल है। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें हमने ये रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर लगाया हुआ है एक, सही है। यहाँ पे वही ऑप्शन जो हमने वहां पे सेट की थी यूजर इंटरफेस के जरिए यहाँ पे लिखी हुई है कि उसकी आईडी क्या है, रन एट सर्वर है। असल में है ये जावास्क्रिप्ट का कंट्रोल, ये याद रख लें, वही उसी तरह से काम कर रहा है जावास्क्रिप्ट की तरह का, लेकिन सर्वर की तरफ से आती है रिप्लाई कि आपने चलना है एग्जीक्यूट होना है। कंट्रोल टू वैलिडेट किसको कंट्रोल करना है, ये उसका नाम लिखा हुआ है txt फर्स्ट नेम को कंट्रोल। एरर मैसेज क्या आना है अगर वैलिड वैल्यू ना उसके अंदर या रिक्वायर्ड फील्ड फिल ना की गई हो तो ये चीज यहाँ पे दे दी गई है। इसी तरीके से यहाँ पे ये देखें लास्ट नेम क्लास ये वो ASP का ये चीज जो है यहाँ पे दे दी गई है। और ये दूसरा ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया जिसकी आईडी है। अब उसके साथ हमने रेगुलर एक्सप्रेशन लगाई थी, ये देखिए वही वाली रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉपी हो गई है। ये उसकी आईडी है रेगुलर एक्सप्रेशन, रन एट सर्वर, कंट्रोल टू वैलिडेट, एरर मैसेज क्या है, ये चीज जो है वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स की आईडी, ये वाली टेक्स्ट बॉक्स की आईडी आ गई है कंपेयर टू वैलिडेट, कि किसको कंपेयर करना है। यहाँ पे दो टेक्स्ट बॉक्स के नाम आएंगे कि कौन कौन से दो टेक्स्ट बॉक्सेस को आपस में कंपेयर करना है और एरर मैसेज क्या देना है, ये चीज यहाँ पे आ गई है। और ये लिस्ट बॉक्स लगाई है हमने बिल्कुल, ये देखें आप यहाँ पे कोडिंग के जरिए भी वही काम कर सकते हैं। अगर आप HTML की भी लगा रहे हैं या इसके अंदर मैं अगर नई आइटम यहाँ से ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से मैं नई आइटम जो है वो ऐड कर सकता हूँ। ये देखें लिस्ट बॉक्स आईडी उसकी है, लिस्ट बॉक्स है, रन एट सर्वर है, फर्स्ट आइटम क्या है, सेकंड आइटम क्या है, थर्ड आइटम क्या है। इसी तरह से आप जो है वो आइटम्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मजीद आइटम। ये तो हमने यहाँ से दे दिया। अभी ये भी होता है कि आप डेटाबेस से वैल्यू उठा के फिर इसके अंदर फिल कर रहे होते हैं, ये भी होता है। अच्छा ये लिस्ट बॉक्स थी और ये हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है। ये देखें काम सेम कर रही हैं, सिर्फ इनके जो है विजुअली जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट है, फिजिकल सी वो जो नज़र आ रही हैं। एक ड्रॉप डाउन है कि आप क्लिक करते हैं तो लिस्ट ओपन होती है, एक जो है वो सारी उसमें वैल्यूज सामने मल्टीपल वैल्यू जो है वो नज़र आ रही है। फिर उसके बाद हमने रेडियो बटन लगाया यहाँ पे, तो ये लिस्ट आइटम है तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो इस तरह से नज़र आ रही है। अच्छा एक और बात है, अगर मैं रेडियो बटन सिंपल लगाऊं तो वो क्या होगा, ASP कॉलन। सर वो अगर आप ग्रुप में नहीं लगाते, मतलब लिस्ट वाले रेडियो बटन में नहीं लगाते तो आप वो होगा कि आप जितने मर्जी लगा लें, लेकिन आप उनकी जब क्लिक कराएंगे तो उससे होगा कि आप मल्टीपल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन लिस्ट वाले में होगा आप एट द सेम टाइम सिर्फ एक पे ही क्लिक कर पाएंगे, क्योंकि वो एक ग्रुप के अंदर या एक लिस्ट के अंदर होते हैं। तो इस तरह से और सर मैं एक और चीज़ इजाफा करना चाहूँगा जिसका मैं एरर का जिक्र कर रहा था ना, कि मेरा वो एरर आ रहा है jQuery वाला, वो आप कहती है आप मैं वैलिडेशन का तभी आ रहा है। वो मैंने इंटरनेट के ऊपर सर्च किया तो पता चला कि जिन लोगों ने अपना जो वो वर्जन जो था ना ASP.NET का 4 या 4 से ऊपर वाला सेलेक्ट किया ना, ये उनको आएगा। अगर वो आ रहा तो वो पीस ऑफ कोड मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ तो वो वहाँ पे अपने स्टार्ट पे रन होने वाले फंक्शन के वो पेस्ट कर दें तो आपका चल पड़ेगा। तो इसी वजह से जो था ना मैं काफी ज्यादा देर लगी, तो मैंने सबसे एंड पे मैंने सबमिट कराया सॉल्व करके। जी मैंने आपके बात करवाया है जी। एरर क्या थी आपकी? वो एरर मैं पहले वाले पेज से देख रहा हूँ। वेब फॉर्म्स अनऑब्स्ट्रक्टेड वैलिडेशन मोड रिक्वायर्स अ स्क्रिप्ट रिसोर्स मैपिंग फॉर jQuery, प्लीज ऐड अ रिसोर्स मैपिंग नेम्ड jQuery केस सेंसिटिव। जब मैं इसको स्टैक ओवरफ्लो पे देखा तो वो कह रहा था कि ये आपका एरर आता है कि आपने जब
ASP.NET का बड़ा फ्रेम मतलब के वर्जन सेलेक्ट कर लिया 4.5 या 4 वाला। फ्रेमवर्क ऊपर से जी तो आप उसकी वजह से आता है। कौन सा सिलेक्ट मैंने- कर रहे थे? मैंने जो ये बनाया था रात के टाइम मैंने 4 ही सिलेक्ट किया था, इस वजह से मेरा आया। 4 पे आपका विजुअल स्टूडियो कौन सा है? मेरा 2015 है। 15 है तो उसमें लेटेस्ट कौन सा आ रहा है? लेटेस्ट मैंने बाय डिफॉल्ट ही 4 मैंने स्क्रॉल डाउन करके चेक नहीं किया था, तो वो मेरे ख्याल से तो प्रायोरिटी वाइज तो सबसे लेटेस्ट ही शो करता है, 4 ही होगा फिर। जी 4 ही है वो तो फिर सर फिर अब आपकी 4.7 एरर कैसे लेटेस्ट खत्म वर्जन हुई है। है? अब मैंने वो जो उसने कोड दिया था ना अपने jQuery का जिसमें एक्सप्लेन कर रहे पाथ वगैरह, तो वो वाला मैं कोड में सेंड करता हूँ ग्रुप के अंदर, वो डाला तो मेरा चल पड़ा था, जितनी भी मैं वो वैलिडेशन वगैरह लगा रहा था। जरा चेक भेजिएगा, मैं चेक करता हूँ उसको। जी सर सर, मेरा भी यही इशू आ रहा है गेस, क्योंकि मैंने भी लेटेस्ट यूज किया था। इसको अपने latest use एप्लीकेशन करना स्टार्ट वाले फंक्शन के प्लेटफॉर्म अंदर पेस्ट करना है। सेंड कर दो यार, तो वो फिर पेस्ट कर लेते हैं। भेज दिया मैंने। चलें बच्चों, आज की ये क्लास का एंड करते हैं। सीआर बैठे हैं जी? यस सर। जी प्लीज इसको जो है ना आप मेल वो सॉरी इमेज जो है वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। यस सर, मैं अभी कर देता हूँ। ठीक है। और अब आपने क्या काम करके लेके आना है नेक्स्ट क्लास तक? आप बता दें। आते सर आप। डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेंगे आप लोग। ये जिस तरह से हमने ये एक फॉर्म बनाया है, तो आप जो है वो ये फॉर्म बना के जिसके अंदर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट हो, सिलेक्टेड लिस्ट हो, ये सारी लेके आपने डाटा इंसर्ट करके लेके आना है डेटाबेस पे। आप बेशक सर वो डेटाबेस ऐड नहीं करने आती अभी। ऐड नहीं करनी आती, तो मतलब वेब में आती थी, यहाँ पे नहीं, इसमें नहीं आती अभी। इसमें कैसे करना उसका आइडिया नहीं है। सर नेक्स्ट लेक्चर में हम डेटाबेस पहले कनेक्ट कर लेंगे, फिर उसमें डाटा एंटर करना सीख लेंगे। कनेक्शन हो गया तो सब कुछ ही हो गया, बस एंटर करना यहाँ से, बस हमने जस्ट रिजल्ट की क्वेरी लगानी है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है सर चले अगर कोई फिर। YouTube का ट्यूटोरियल पड़ा है तो वो सेंड कर दें, उससे फिर देख के ट्यूटोरियल तो सीख के हजारों फिर- मिल जाएंगे, लेकिन आपको एक एक चीज खुद करनी आनी चाहिए। ट्यूटोरियल तो पड़े हैं, आप देख लीजिएगा। वो कुछ एसक्यूएल सर्वर के साथ होंगे, कुछ आपके माइक्रोसॉफ्ट एसएस के साथ होंगे, इस तरह से है। अच्छा एक मैं आपको चलते चलते एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ। जब आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे तो आपको जो प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, ये है कि आप ये एक वेबसाइट है, ये आपने कभी विजिट की है? नो सर। ये वेबसाइट जरा हम बस देख लीजिएगा, नोट कर लें इसको। असल में हमारे ये एसक्यूएल सर्वर, जब हम यहाँ पे जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी करेंगे तो हमें एक कनेक्शन स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है यहाँ पे दी हुई है। फॉर एग्जांपल कि हमने एसक्यूएल सर्वर जो है उससे कनेक्ट करना है, तो मैं एसक्यूएल सर्वर पे चला गया। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपने एसक्यूएल सर्वर पे किस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है वो कनेक्ट करना है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट OLE ड्राइवर है, उस एसक्यूएल का आपके पास इंस्टॉल है ड्राइवर, क्या टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आपने करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये .NET फ्रेमवर्क पे चला जाता हूँ। यहाँ पे ये एसक्यूएल सर्वर है, सॉरी ये दो किस्म के प्रोवाइडर हैं, एक OLEDB है, एक ODBC है। तो इनमें से कोई हम एक जब भी कोई यूज करेंगे, किसी एक पे यहाँ पे ये चीज, तो यहाँ पे जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये देखें स्टैंडर्ड क्यूरीज आ गई। इसके अंदर जो है आप यहाँ पे आपको ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसको हम कहते हैं देनी पड़ेगी कि प्रोवाइडर हमारा कौन है, सर्वर का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा, डेटाबेस जिससे हमने कनेक्ट करना है वो करना है, यूजर नेम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है।
ये मुख्तलिफ किस्म की क्यूरीज हैं, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स के लिए यूज़ होती हैं। आप प्लीज़ ज़रा इस वेबसाइट को जो है वो पढ़ना। हम यानी कि अगर हम ट्रस्टेड कनेक्शन कह दें तो उसके लिए फिर हमें पासवर्ड वगैरह नहीं देना पड़ता। तो हम यहाँ पे वो ट्रस्टेड कनेक्शन के ज़रिए, मतलब उसमें यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है, जस्ट हमने सर्वर का एड्रेस देना है। अब सर्वर जैसे हमारा लोकल होस्ट पे पड़ा होगा तो हम यहाँ पे उस सर्वर का लोकल होस्ट का नेम दे देंगे। अगर सर्वर आपका रिमोट किसी मशीन पे पड़ा है तो यहाँ पे हम आईपी एड्रेस उस मशीन का दे देंगे कि हमारा सर्वर उस मशीन पे पड़ा है। तो ये फिर आपकी मशीन उस मशीन के साथ या तो किसी भी वायर से कनेक्टेड हो या ओवर द इंटरनेट कनेक्टेड हो, तो फिर हम उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। डेटाबेस का नेम दे देंगे और यहाँ पे हम ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन यस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा कनेक्शन जो है वो बन जाएगा। अगर ये है कि आपका एसक्यूएल सर्वर का इंस्टेंस भी होता है पड़ा हुआ, कि आपका एसक्यूएल सर्वर पूरा नहीं है, उसका एक इंस्टेंस पड़ा हुआ है, उससे कनेक्ट करना है, यानी जैसे एक फाइल आपकी कोई पड़ी है तो वो उससे कनेक्ट करने के लिए ये चीज़ जो है वो आप यहाँ पे सर्वर की जगह फिर ये इंस्टेंस नेम देंगे। तो अब आपने ये भी पढ़ना है कि ये इंस्टेंस किस तरह से जो है वो क्रिएट करते हैं, किस तरह से काम करते हैं इसमें। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास के अंदर फिर इंशाल्लाह फिर हम जो है करते हैं। आप ज़रा अपने तौर पे ट्राई करें। एक तो ये कि आप ये फॉर्म सही तरीके से बना लें, इसमें से वैल्यू, असल में अब हमें वैल्यूज उठाना आ गई हैं। अब हमने नेक्स्ट काम ये करना है कि जस्ट एक दो या चार लाइनें लिखनी है, डेटाबेस से कनेक्ट हो जाना है और डेटाबेस के अंदर हमने वैल्यू इंसर्ट कर देनी है। हम ये सीख लेंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, कोई क्वेश्चन किसी को? नो सर। और सर क्लियर है। और सर मैं वो प्रीवियस वाली बात करना चाह रहा था कि मैंने अब उसको ज़्यादा डिटेल में गया हूँ, तो जो मेरे जो वैलिडेशन फीचर्स जो थे ना वो थे फ्रेमवर्क 4.5 के। जो मैंने फ्रेमवर्क सेलेक्ट किया था वो 4 था, तो वो जितने भी फ्री फ्रेमवर्क 4.5 से पहले ने उसलिए उन पे एरर दे रहा था, इसलिए वो कोड ऐड करना मस्ट था, इसलिए वो ये इशू आया। तो उसकी डिटेल्स वगैरह मैंने ग्रुप में सेंड कर दी। हाँ जी, ये फ्रेमवर्क के बड़े इशू होते हैं। मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ, टाइम भी एंड हो रहा है। हाँ, ये तकरीबन 2010-11 की बात है कि यूनिवर्सिटी का BA BSc का रिजल्ट आया, तो रात को उन्होंने रिजल्ट अपलोड करना था, तो रात को वेबसाइट जो है ना वो बंद हो गई। तो चूंकि मैं उस वक्त वेब वगैरह पढ़ा रहा था, उसके अंदर था, तो उस वक्त के जो इंचार्ज थे उन्होंने रात मुझे कॉल किया, एक और बंदे को कॉल किया, हम गए हैं रात को, देखा जी कि जो डेवलपर है उसने कोई पेज को अपडेट किया, कुछ किया, वो बंद हो गई है वेबसाइट। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आपने क्या किया, वो कहता जी मैंने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। आखिर उससे पूछना पड़ता है ना चीज़ों को, किया क्या है। उसने कहा जी मैंने विजुअल स्टूडियो नया इंस्टॉल किया। मैंने कहा अच्छा। तो फिर इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि उसने जो विजुअल स्टूडियो नया इंस्टॉल किया था उसका फ्रेमवर्क और था। जहाँ पे हमने वेब को होस्ट किया हुआ था वहाँ वो वाला सर्वर उस .NET फ्रेमवर्क को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से उसने वो जो web.config वाली फाइल थी वो भी उसने अपडेट की, उसने कुछ चीज़ें अपडेट की, तो जिसकी वजह से वो सारी वेबसाइट ही नहीं चल रही थी। तो फिर हमने क्या किया कि वो web.config की फाइल को वापस कन्वर्ट किया कि पुराने वर्जन के साथ, तो फिर वो मतलब वेबसाइट जो है चल गई थी। इस तरह के इशू आते हैं, आपको रियल